नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी विज्ञान पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड नंबर 14 में हम आपके लिए क्लास 10th ओल्ड एनसीईआरटी से पुरानी एनसीईआरटी से अध्याय नंबर 7 लेकर आए हैं, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, इंग्लिश में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और यहाँ से आज हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और साथ में पार्ट नंबर 1 है ये अध्याय नंबर 7 के लिए। कल आपका पार्ट नंबर 2 आएगा जिसमें आपका नियंत्रण एवं समन्वय कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इससे पहले आपको हमने 13 एपिसोड कराए हैं एनसीईआरटी के। थ्योरी का प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपका क्लास 7 से लेकर 10th तक, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, 7 से लेकर 10th तक एनसीईआरटी हमने थ्योरी का कंप्लीट कर दिया है। आप उसको भी चैनल पे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ में जो पीआरटी के जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप अगर हमारे मुख्य टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो आप जुड़ जाइएगा, जहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज हमने सारे प्लेलिस्ट और नोट्स हमने वहाँ पर आपको प्रोवाइड किए हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और जितने भी अभ्यर्थी नए चैनल से जुड़े हैं, आप टेलीग्राम में डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज करके आप अपना तैयारी से संबंधित बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है। पहला प्रश्न है, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में रस संवेदी ग्राही, जिसको इंग्लिश में गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहते हैं, ये पाए जाते हैं या होती है? तो मानव शरीर के किस भाग में रस संवेदी ग्राही गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं या पाए जाते हैं? नेत्र में, नाक में, जीभ में? क्या आंसर होगा? आइस, नोस या टंग? तो पहले नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा जीभ या टंग। अगर हम रस संवेदी ग्राही का बात करें तो रस संवेदी ग्राही का काम क्या होता है? तो रस संवेदी ग्राही गस्टेटरी रिसेप्टर्स ये स्वाद का पता लगाते हैं, टेस्ट का, स्वाद का पता लगाते हैं। इसके अलावा दूसरे प्रकार के जो होते हैं जिनको बोलते हैं घ्राण ग्राही, इंग्लिश में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ये नाक में पाए जाते हैं। तो दो प्रकार के आपको रिसेप्टर्स याद रखने हैं, दो प्रकार के ग्राही आपको याद रखने हैं। एक तो है रस संवेदी ग्राही, ये स्वाद का पता लगाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जीभ में। इसके अलावा घ्राण ग्राही होते हैं जिनको हम ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं, ये नाक में स्थित होते हैं, जो गंध या स्मेल का पता लगाते हैं। तो दो प्रकार के यहाँ पे ग्राही आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है न्यूरॉन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, आप देखिएगा आपके कितने प्रश्न सही होते हैं टोटल में 20 में से। इसके बाद हम जब ये प्रश्न देख लेंगे उसके बाद हम न्यूरॉन के बारे में एक बार फिर से चर्चा करेंगे, जैसा हमने आपको थ्योरी की क्लास में चर्चा किया था। तो प्रश्न है आपका, न्यूरॉन के किस भाग के द्वारा सभी संवेदी अंगों से सूचनाओं को सबसे पहले रासायनिक ऊर्जा के रूप में ग्रहण किया जाता है? तो न्यूरॉन का कौन सा ऐसा भाग है जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से सभी संवेदी अंगों से, सेंस ऑर्गन से सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को सबसे पहले केमिकल एनर्जी के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है, ग्रहण किया जाता है? तो क्या आंसर होगा? साइटोन, द्रुमिका जिसको डेंड्रॉन कहते हैं, और डेंड्रॉन को ही डेंड्राइट भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चाहे डेंड्रॉन है, चाहे डेंड्राइट है, चाहे द्रुमिका है, एक ही बात है। इसके अलावा सिनेप्स जिसको हम अंतर्ग्रथन कहते हैं, तो सिनेप्स, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर होगा? तो न्यूरॉन का ऐसा कौन सा भाग होता है जिसके द्वारा सभी अंगों से, संवेदी अंगों से सूचनाओं को सबसे पहले रासायनिक ऊर्जा के रूप में ग्रहण किया जाता है? तो यह होता है द्रुमिका डेंड्रॉन। तो द्रुमिका या डेंड्रॉन या डेंड्राइट, कोई भी शब्द आएगा एक ही बात है। तो डेंड्रॉन या डेंड्राइट या द्रुमिका इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो दूसरे नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। डेंड्राइट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो डेंड्राइट्स का या डेंड्रॉन का या द्रुमिका का मुख्य कार्य होता है अन्य न्यूरॉन्स, जो अदर न्यूरॉन्स हैं, जिन्हें हम प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स कहते हैं, या पर्यावरण से जानकारी प्राप्त करना है। तो अन्य न्यूरॉन्स के बारे में या पर्यावरण से जानकारी प्राप्त करते हैं। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से संकेत जो होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में आते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, द्रुमिका आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सभी संवेदी अंगों से संदेश को ग्रहण करने वाला तंत्रिकीय भाग कौन सा है? ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सभी संवेदी अंगों से संदेश को ग्रहण करने वाला तंत्रिकीय भाग कौन सा है, न्यूरल ऑर्गन कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा द्रुमिका या डेंड्रॉन या डेंड्रॉइट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन न्यूरॉन के चयापचय, मेटाबॉलिज्म को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार होता है? ये सब कुछ हमने आपसे डिस्कस किया थ्योरी क्लास में, वहीं से सारे प्रश्न आपके बनाए गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन न्यूरॉन के चयापचय, मेटाबॉलिज्म के लिए विनियमित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं? साइटोन, द्रुमिका या सिनेप्स? क्या आंसर होगा? तो न्यूरॉन के चयापचय के लिए जो जिम्मेदार होते हैं, विनियमित करते हैं, इनको बोलते हैं साइटोन। आंसर यहाँ पर साइटोन हो जाएगा। साइटोन का इसके अलावा काम क्या होता है? तो साइटोन जो है सूचनाओं को रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में भी परिवर्तित करते हैं, तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जिसको बोलते हैं। तो साइटोन का काम ये भी होता है सूचनाओं को रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स में परिवर्तित करना भी।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान या खाली अंतराल को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका मध्य क्या खाली स्थान या अंतराल को हम क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिका दो न्यूरॉन्स के बीच में जो खाली स्पेस होता है या अंतराल होता है, गैप होता है, इसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपके सामने। तो चौथे नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा सिनेप्स। सिनेप्स या साइनेप्स इसको हम बोलते हैं। ये आपका टीआरई में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपका एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में यह प्रश्न दिया गया है, इसलिए भी आपसे पूछा गया था। जनरली आपसे जो है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से प्रश्न आपको टीआरई में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न का आंसर है सी, सिनेप्स। अगला प्रश्न है, तंत्रिकाक्ष एक्सॉन का कार्य क्या होता है? तो न्यूरॉन में एक पार्ट होता है तंत्रिकाक्ष एक्सॉन। तो एक्सॉन का कार्य क्या होता है? तो सूचनाओं को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, सूचनाओं को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भेजना, सूचनाओं को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो तंत्रिकाक्ष का कार्य क्या होता है? तो तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन का जो कार्य होता है, फंक्शन होता है, वो होता है सूचना को, इन्फॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भेजना या सेंड करना। तो सूचना को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कौन भेजता है? तो तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन। अगला प्रश्न है, नोट्स ऑफ रेनबियर। ये आपसे पूछा गया टीआरई 2 में 6 से 8 साइंस में पूछा गया था। नोट्स ऑफ रेनबियर वहाँ पर, और हमने एक और ऐड कर दिया अपनी तरफ से, और निसेल्स ग्रेन्युल्स। तो नोट्स ऑफ रेनबियर पूछे या निसेल्स ग्रेन्युल्स पूछे, निम्नलिखित में से किसके भाग हैं या किस में पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन के भाग है, नेफ्रॉन के भाग है, न्यूरॉन के भाग है। किसके भाग है नोट्स ऑफ रेनबियर और निसेल ग्रेन्युल्स? तो ये भाग है न्यूरॉन के। तो ध्यान रखिएगा, न्यूरॉन के अंतर्गत नोट्स ऑफ रेनबियर पाए जाते हैं, निसेल्स ग्रेन्युल्स पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो छठे नंबर प्रश्न का राइट आंसर न्यूरॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन्स के बीच या एक न्यूरॉन और एक ग्रंथि या मांसपेशी कोशिका प्रभावकार के बीच विद्युत तंत्रिका आयोगों के संचरण की साइट क्या है या स्थल क्या है? तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन ये एसएससी में पूछा गया था, तो हमने इसको भी यहाँ पर आपके लिए रखा है। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य, इसको हम इंग्लिश में पढ़ते तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। व्हाट इज द साइट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक नर्व इम्पल्स बिटवीन टू नर्व सेल्स न्यूरॉन्स और बिटवीन ए न्यूरॉन एंड ग्लैंड और मसल सेल इफेक्टर जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर साइट ऑफ ट्रांसमिशन पूछा है कि इलेक्ट्रिक नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन कहाँ पर होगा, किस स्थान पर होगा? दो नर्व सेल के बीच में या दो न्यूरॉन्स के बीच में। तो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो खाली स्थान होता है वहीं पर यह इलेक्ट्रिक नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। और दो न्यूरॉन्स के बीच में खाली स्थान को क्या कहते हैं, या खाली स्पेस को या गैप को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं साइनेप्स, अंतर्ग्रथन। तो आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, अंतर्ग्रथन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। माइलिन शीथ किसका आवरण होती है? माइलिन शीथ, तो यहाँ पर आपको बताना न्यूरॉन के एक्सॉन का, रक्तवाहिनी का, पेशी कोशिका का। तो माइलिन शीथ की अगर हम बात करें तो माइलिन शीथ जो है न्यूरॉन में जो एक्सॉन वाला पार्ट होता है, एक्सॉन के ऊपर एक लेयर होती है, एक्सॉन के ऊपर एक लेयर होती है, उसी लेयर को या आवरण को हम बोलते हैं माइलिन शीथ। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर अब हम जो है प्रश्नों को देखने से पहले एक बार न्यूरॉन्स के जो पार्ट्स हैं उनको एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने जो है फिगर है, जो हमने आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाया था। तो यहाँ पर आपको एक तंत्रिका का फोटो दिया गया है, न्यूरॉन का फोटो दिया गया है, और न्यूरॉन के फोटो में ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ब्रांच नुमा, ये जो ब्रांच नुमा पार्ट देख रहे हैं इसी को हम बोलते हैं द्रुमिका या डेंड्राइट या डेंड्रॉन कहते हैं। और ये जो पार्ट होता है ये क्या करता है? आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ से जो कुछ भी मतलब यहाँ पर जाते हैं, जो कुछ भी संवेदी अंगों से सूचनाएं जाती हैं, सभी संवेदी अंगों से, उसको ये जो है रासायनिक ऊर्जा के रूप में ग्रहण करता है। तो आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ से जो भी संवेदी अंग है ये, और इनसे जो भी सूचनाएं जाती हैं सबसे पहले द्रुमिका इसको इंटरप्रेट करता है, डेंड्राइट इंटरप्रेट करता है। ये आपका हो गया। दूसरा चीज़ है कि हमने जो है साइटोन को देखा था, उससे पहले हमने साइनेप्स को भी देखा था। तो साइनेप्स या अंतर्ग्रथन जो होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पर दूसरी जो है न्यूरॉन कोशिका है, और यहाँ पर एक न्यूरॉन यहाँ पर ख़त्म होता है, दूसरा स्टार्ट होता है। तो ये बीच में जो खाली स्थान है, ये बीच में जो खाली स्थान होता है इसी को हम बोलते हैं साइनेप्स। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो अंतराल होता है, गैप होता है या खाली स्थान होता है, उसी को हम साइनेप्स कहते हैं, अंतर्ग्रथन कहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो साइटोन क्या होता है? तो साइटोन जो है ये पार्ट है यहाँ पर। तो साइटोन जो होता है ये एक न्यूरॉन के चयापचय मेटाबॉलिज्म को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा यहाँ पर आप न्यूक्लियस देख पा रहे हैं, केंद्रक देख पा रहे हैं। ये जो पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं, जो सिरा है, इसको हम साइनेप्टिक नॉब कहते हैं। एक्सॉन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक्सॉन जिसको हम तंत्रिकाक्ष भी कहते हैं, एक्सॉन।
तो एक्सॉन के ऊपर जो लेयरिंग होती है इसको हम क्या कहते हैं, तो एक्सॉन के ऊपर जो लेयरिंग होती है, तंत्रिकाक्ष के ऊपर जो आवरण होता है उसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ, ये भी हमने प्रश्न देखा। तो ये आपका एक बार से हमने क्लियर कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि जो हमने प्रश्न देखे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं वापस प्रश्नों पर। चलिए अगला प्रश्न है मस्तिष्क और मेरुरज्जु, जिसको हम मस्तिष्क को ब्रेन, मेरुरज्जु को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु निम्नलिखित में से किसके भाग होते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसके भाग होते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको पीएनएस कहते हैं शॉर्ट में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको हम सेंट्रल न्यूरल सिस्टम कहते हैं, तो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, या उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु की बात करें किसके भाग होते हैं, तो ये भाग होते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। ध्यान रखिएगा, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है। और सीएनएस का काम क्या होता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का काम क्या होता है, तो पूरे शरीर एवं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखना। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती चाप किसमें बनते हैं? तो प्रतिवर्ती चाप का निर्माण कहाँ पर होता है, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स आर्क्स का निर्माण कहाँ पर होता है? मस्तिष्क में, ब्रेन में, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड में, वृक्क या किडनी में। तो प्रतिवर्ती चाप रिफ्लेक्स आर्क्स कहाँ पर बनते हैं? तो रिफ्लेक्स आर्क्स जो बनते हैं ये बनते हैं मेरुरज्जु में या स्पाइनल कॉर्ड में। महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा आपसे रिफ्लेक्स एक्शन भी पूछ सकता है कि रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं वो किसके द्वारा गाइडेड होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, तो वो भी आंसर आपका मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा। रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती चाप होते क्या है, तो कई बार अचानक से मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं, आप अचानक से खड़े हैं, मान लीजिए कि आपके सामने अचानक से किसी ने जो है आपके जो है उंगलियों के नीचे यहाँ पर एक लाइटर जला दिया। लाइटर जला दिया तो आप अचानक से आपका जो हाथ है वो लाइटर से हाथ दूरी कर लेगा, हटा लेगा एक झटके में। तो जो इस समय आपने एक झटके में जो आपने दूरी बनाई, जो आपने हाथ हटा लिया लाइटर से या कैंडल से, इसको ऐसे प्रकार के जो एक्शन होते हैं इनको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क्स, जो बॉडी अपने मतलब अचानक में कोई घटना के दौरान करता है। और ये जो रिफ्लेक्स आर्क्स होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, कहाँ पर बनते हैं? मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड में। पूरे शरीर की तंत्रिकाएं जो होती हैं, ध्यान रखिएगा, पूरे शरीर की जो तंत्रिकाएं नर्व्स होती है मेरुरज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड में, मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती हैं। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं। मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन है। तो याद रखिएगा, प्रतिवर्ती चाप पूछे या प्रतिवर्ती क्रिया पूछे, कौन करता है? मेरुरज्जु। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड में। अगला प्रश्न है परिधीय तंत्रिका तंत्र पीएनएस किसकी बनी होती है? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपसे पूछ रहा है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र क्वेश्चन नंबर 11 है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसकी बनी होती है? कपाल तंत्रिकाओं से, क्रेनियल नर्व से, मेरु तंत्रिकाओं से, स्पाइनल नर्व से, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से। तो क्या आंसर होगा 11 नंबर प्रश्न का? तो परिधीय तंत्रिका तंत्र पीएनएस जो होती हैं, पेरिफेरल नर्वल सिस्टम, ये दो प्रकार की नर्व से बनी होती हैं, दो प्रकार की तंत्रिकाओं से बनी होती है, जिनका नाम है कपाल तंत्रिका, क्रेनियल नर्व्स, दूसरा है मेरु तंत्रिका, स्पाइनल नर्व। तो स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व से बनी होती है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वल सिस्टम। तो यहाँ पर ए और बी सही है, सी आपका नहीं होगा, क्योंकि मस्तिष्क और मेरुरज्जु किसके पार्ट होते हैं? तो ये सीएनएस के पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर ए और बी सही है, तो इस वजह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। मस्तिष्क पीएनएस जो होती है ये मस्तिष्क से निकलने वाली, पीएनएस जो होती है ये मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं, क्रेनियल नर्व्स तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व से बनी होती हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मस्तिष्क के कौन से भाग होते हैं? तो मस्तिष्क का यहाँ पर भाग पूछा गया कि कौन से भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। तो यहाँ पर आसान प्रश्न आपके लिए। तो मस्तिष्क के कौन से भाग होते हैं? तो यहाँ पर आपके सारे ही जो भाग हैं ए बी सी, तीनों ही जो भाग हैं यहाँ पर, ये आपके मस्तिष्क के ही भाग हैं। फोर ब्रेन, मध्य मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, हिंदी में अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। फिर अगला प्रश्न है प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि निम्नलिखित में से मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं, या किस मस्तिष्क के किस भाग के भाग है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क को सेरेब्रम कहते हैं, हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि यानी पीनियल ग्लैंड, तो ये किसके पार्ट होते हैं? क्या ये अग्र मस्तिष्क के पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन के पार्ट होते हैं, या मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन के पार्ट होते हैं, पश्चिम मस्तिष्क के पार्ट होते हैं, या हिंड ब्रेन के पार्ट होते हैं? तो प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस एंड पीनियल ग्लैंड, ये किसके पार्ट होते हैं? तो ये होते हैं अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन के। अभी एक साथ में
ब्रेन का जो पिक्चर है मस्तिष्क का उसको देख लेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न का आंसर आपका अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क निम्नलिखित में से मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? तो पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क को बोलते हैं सेरेबलम। तो सेरेबलम, पोन्स मेडुला, सेरेबलम कहाँ पर पाए जाते हैं? मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? अग्र मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में, पश्चिम मस्तिष्क में। तो 14 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन में। तो हिंड ब्रेन में पाए जाते हैं पोन्स मेडुला और सेरेबलम। अगला प्रश्न है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? तो बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। तो मेन थिंकिंग पार्ट कौन सा होता है ब्रेन का? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या पश्चिम मस्तिष्क? क्या आंसर होगा इस प्रश्न का, 15वें नंबर प्रश्न का? तो मस्तिष्क का जो मुख्य सोचने वाला भाग होता है वो होता है अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन। और मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क होता है, फोर ब्रेन होता है। इनमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग जो कि सूचनाओं के रूप में प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत होते हैं। अगला प्रश्न है अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं जिनको हम इनवॉल्यूंटरी एक्शंस बोलते हैं। तो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस अनैच्छिक क्रियाएं जो अपने मन से होती हैं। तो अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, यानी जो जिस पर हमारा बस नहीं होता, जैसे रक्तदाब, लार आना तथा वमन। वमन मतलब होता है उल्टी करना, वोमिट करना। तो रक्तदाब पश्चिम मस्तिष्क में स्थित निम्नलिखित में से किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर, लार आना, इसके अलावा वमन, वोमिटिंग। तो ये किस भाग के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? पश्चिम मस्तिष्क। यहाँ पे आपको दे दिया कि आपको पश्चिम मस्तिष्क में ही वो पार्ट बताना। हिंड ब्रेन के अंतर्गत जो पार्ट है वहाँ पर 3 पार्ट है, सेरिबलम है, मेडुला है, पोन्स है। तो किसके द्वारा अनैच्छिक क्रियाएं रेगुलेट की जाती है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा मेडुला। तो ध्यान रखिएगा, मेडुला या मेडुला ओब्लांगाटा जो होता है ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है जो कि अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जैसे कि रक्तदाब, लार आना, वमन, वोमिटिंग वगैरह। अगला प्रश्न है कुछ क्रियाएं जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना आदि पश्चिम मस्तिष्क में स्थित किस भाग द्वारा संभव होते हैं? तो ये आपका जो है ध्यान रखिएगा, अभी हमने देखा था किस प्रकार के एक्शन देखे थे, अनैच्छिक क्रियाएं। यहाँ पर अब ऐच्छिक क्रियाओं की बात की जा रही है। अब यहाँ पर ऐच्छिक क्रियाओं की बात की जा रही है, वॉलंटरी एक्शंस की बात की जा रही है। वॉलंटरी एक्शंस की बात करिए, यानी जिन पर हमारा कंट्रोल होता है, बस होता है। जैसे हम सीधी रेखा में चल सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, पेंसिल उठाकर लिख सकते हैं। तो ये पश्चिम मस्तिष्क में स्थित किस भाग द्वारा संभव होते हैं या नियंत्रित किए जाते हैं? सेरेबलम, मेडुला, पोन्स। क्या आंसर होगा? तो 17 नंबर का जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेरिबलम। तो सेरिबलम जो है ऐच्छिक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे कि सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाकर लिखना वगैरह। ये सारी जैसे हम लिख रहे हैं, तो ये जैसे भी लिख रहे हैं, जैसे हमने ऐच्छिक लिखा तो ऐच्छिक कैसे लिख पाए? तो जो है हमारा सेरिबलम की वजह से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और जो सेरिबलम होता है या जिसको अनुमस्तिष्क बोलते हैं, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि। तो ऐच्छिक क्रियाएं जो होती हैं उनकी परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ऑर्गन संतुलन को नियंत्रित करता है? ये आपका इस बार TRE 3 में 6 से 8 में GS में पूछा गया था। तो GS पार्ट सेकंड में हमने आपको एक प्रश्न कराया भी है। चलिए, निम्नलिखित में से शरीर का कौन सा अंग यहाँ पर पूछा गया। तो शरीर का कौन सा अंग जो है ऑर्गन संतुलन को नियंत्रित करता है? पसली, रिब्स, सेरिबलम, कान, ईयर। तो क्या आंसर होगा 18 नंबर प्रश्न का? तो BPSC ने जो आंसर यहाँ पर माना, बहुत डिस्प्यूटेड प्रश्न था, हमने आंसर सेरिबलम लगाया था लेकिन गलत हो गया था। और यहाँ पर जो राइट आंसर माना था BPSC ने, उसने माना कान, ईयर। तो यहाँ पर अंग के ऑर्गन के रूप में यहाँ पर आपको सोचना है, शरीर के ऑर्गन्स के रूप में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। और सेरिबलम एक्चुअली में ये जो है ब्रेन का पार्ट है, इनडायरेक्टली ब्रेन भी पार्ट ही है, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर नहीं माना गया। क्या माना गया? कान माना गया। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ये प्रश्न रिपीट होगा कि शरीर का कौन सा अंग, जब भी आपसे अंग पूछेगा, ऑर्गन पूछेगा, संतुलन को नियंत्रित करता है, बैलेंस कंट्रोल करता है बैलेंस को, तो बैलेंस को कौन कंट्रोल करता है? तब उस केस में आपका कान, ईयर आंसर हो जाएगा। और कान में बात करें तो आंतरिक भाग में जो है पाया जाता है, जिसका नाम अगर आप याद है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके माध्यम से संतुलन को नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर BPSC ने इस प्रश्न का जो राइट आंसर माना था वो कान माना था, ईयर माना था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? TRE 1 में आपका PRT में पूछा गया सवाल है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर? मेरुरज्जु, करोटी जिसको हम स्कल बोलते हैं, हाइपोथैलेमस।
फिर है मेरुरज्जु, स्कल और सेरेब्रम, फिर है आपके सामने पोन्स मेडुला और सेरेबलम। तो क्या आंसर होगा 19 नंबर प्रश्न का? तो 19 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है सी, पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क। पोन्स मेडुला और सेरेबलम ये तीनों संयुक्त रूप से जो है रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। क्लास 12th में ये प्रश्न आपका, क्लास 12 से एक्चुअली में प्रश्न बनाया गया था उस टाइम पे। तो पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, तो पोन्स मेडुला सेरेबलम जो होते हैं मस्तिष्क के भाग होते हैं जो रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न है अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रण, यानी शरीर के ताप नियंत्रण तथा भूख प्यास की अनुभूति से संबंधित होता है? तो यहाँ पर आपको बताना अग्र मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के ताप नियंत्रण और भूख प्यास की अनुभूति से संबंधित होता है? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसको जो है भूख प्यास कंट्रोल करता है, तो जो है शरीर के ताप को भी नियंत्रित करता है, टेम्परेचर को भी नियंत्रित करता है, भूख प्यास की अनुभूति से भी संबंधित होता है। तो हाइपोथैलेमस यहाँ पर आपका राइट आंसर 20 का हो जाएगा। तो आज के ये जो प्रश्न है ये आपके समाप्त होते हैं। कमेंट कीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी। बाकी एक बार यहाँ पर आप जो ब्रेन के पार्ट है देख लीजिए। 3 पार्ट में ब्रेन डिवाइड होता है। पहला अग्र मस्तिष्क जिसको फोर ब्रेन बोलते हैं, दूसरा है मध्य मस्तिष्क जिसको हम मिड ब्रेन बोलते हैं, तीसरा है आपका ये पश्चिम मस्तिष्क जिसको हम हिंड ब्रेन कहते हैं। अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क होता है जिसको हम सेरेब्रम कहते हैं, साथ में हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि होते हैं। तो ये आपका जो पार्ट है ये आपका पार्ट है अग्र मस्तिष्क का। पश्चिम मस्तिष्क हिंड ब्रेन में कौन कौन आते हैं? तो पोन्स मेडुला और सेरेबलम। तो पोन्स मेडुला और सेरेबलम किसके पार्ट है? पश्चिम मस्तिष्क के। मध्य मस्तिष्क में यहाँ पर जो है ध्यान रखना, तो मध्य मस्तिष्क इसको हम मिड ब्रेन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट कीजिएगा। साथ में कल मिलेंगे हम 10 बजे जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को, MCQ को डिस्कस करेंगे। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।